हेलो दोस्तों। आज फिर से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर नया टॉपिक जिसकी बात करेंगे हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे डायग्नोसिस। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस होता क्या है? डायग्नोसिस की बात करें तो क्या होगा? डिटरमाइन द डिटरमाइन द डिटरमाइन द डिजीज एक्सटेंड एंड कोर्स। कोर्स और एक्सटेंड कितनी हुई है उसको डिजीज को क्या करना? डिटरमाइन करना। उसको क्या बोलेंगे? डायग्नोसिस। इसके साथ साथ में और क्या होगा? पोटेंशियल पोटेंशियल एंड एक्चुअल एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की एक्चुअल में प्रॉब्लम और पोटेंशियल जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको भी क्या बोलेंगे? डायग्नोसिस बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो साइन क्या होते हैं। साइन साइन क्या होंगे? एक तो असेस द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स। अदर मेडिकल प्रोफेशनल या हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, वो अगर असेस करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? अपने साइन बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो जो पेशेंट के अंदर जो साइन आते हैं उनको कौन असेस करता है? असेस बाई नर्स। नर्स करती है। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं साइन। आगे बात समझो। साइन के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर मोस्टली वाइटल साइन अपने क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं। वो किसके अंदर आते हैं? साइन के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ में इसको दूसरा नाम क्या है? इसको और क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव डेटा। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव डेटा बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो सिम्टम। ये सिम्टम क्या होंगे? सिम्टम सिम्टम आस्क द पेशेंट प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम रिलेटेड हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम पेशेंट बताता है उसको क्या बोलेंगे? सिम्टम बोलते हैं। आगे बात समझ में। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बॉडी पेन। पेन के बारे में कौन बताएगा? ओनली पेशेंट बता सकता है। आगे बात समझ में। और इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव डेटा। क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव डेटा। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि सब्जेक्टिव डेटा को क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव डेटा को क्या बोलते हैं? सिम्टम जो अपने पेशेंट के द्वारा जो सिम्टम बताए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं सिम्टम या फिर सब्जेक्टिव डेटा। और जो नर्स के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं उनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा या फिर साइन बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करेंगे टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन की कौन कौन सी टेक्निक होती है? फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे इंस्पेक्शन के बारे में। इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन होता है विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का विजुअल एग्जामिनेशन करना, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन बोलते हैं। आगे बात समझ में। और इसमें क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन द शेप की, बॉडी की शेप कैसी है। इसके साथ साथ में और क्या करेंगे? साइज कलर
सिमेट्रिकल ऑर्गन सिमेट्रिकल है या नहीं है। इसके साथ साथ में पोजीशन, बॉडी की पोजीशन कैसी है, एंड मूवमेंट। उसको क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन। डायरेक्ट पेशेंट को बिना टच किए पेशेंट को एग्जामिनेशन करना आई से, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में एक होता है पाल्पेशन। क्या होता है, पाल्पेशन। पाल्पेशन क्या होता है, पाल्पेशन यूज ऑफ द फिंगर एंड पाम यूज करके और फिंगर यूज करके अपने क्या करते हैं, असेस द बॉडी पार्ट को क्या करते हैं, अपने असेस करते हैं। किसका यूज करके, पाम का और फिंगर का। उसे क्या बोलते हैं, पाल्पेशन बोलते हैं। आगे बात समझ में। जैसे एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या क्या चेक करते हैं, तो टेम्परेचर चेक कर सकते हैं डायरेक्ट टच करके। इसके साथ साथ में पल्स रेट, पल्स वगैरह है, ये भी आप क्या कर सकते हो, पाल्पेशन से कर सकते हो। जैसे टर्गर हो गया, टर्गर, मॉइस्चर, है ना, ये चीजें हैं आप क्या कर सकते हो, इससे पाल्पेशन से चेक कर सकते हो। जैसे कुछ बॉडी पार्ट में मासेज वगैरह है, उसको भी पाल्पेट कर सकते हो, मासेज। इनको क्या कर सकते हो आप पाल्पेशन के थ्रू। बॉडी के अंदर आप जो भी बॉडी पार्ट है उसके ऊपर क्या है, हैंड और फिंगर का यूज करके या पाम का यूज करके आप जैसे ही आप पाल्पेट करके देखते हो, उस कंडीशन को, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, पाल्पेशन बोला जाता है। आगे बात समझ में। तो ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि पाल्पेशन क्या होता है। इसके बाद में देखो तीसरा परकशन क्या होता है। परकशन क्या करेंगे, यूज ऑफ द फिंगर, टेपिंग ऑफ बॉडी पार्ट को क्या करेंगे, अपने टेपिंग करते हैं। या फिर यहां पे क्या कर सकते हो, फिंगर भी यूज कर सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट यूज, फिंगर भी यूज कर सकते हो। और इसके लिए टेपिंग के लिए क्या कर सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हो। इससे क्या करेंगे, अपने बॉडी के अंदर जो भी साउंड वगैरह है वो चेक कर सकते हैं। जैसे परकशन ऑफ द एब्डोमिन को जब भी परकशन करते हैं तो जो साउंड आती है वो आती है टिम्पेनी साउंड। एग्जाम में पूछा जाता है इस वर्ड से कि टिम्पेनी साउंड कहां से आती है। तो जब भी एब्डोमिनल को अपने फिंगर से टैप करके देखते हैं, वो बात अलग है कि अब नॉर्मलिटी में अलग आती है। नॉर्मली अपने टैप करते हैं उसको क्या बोलेंगे, टिम्पेनी बोलते हैं। एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है, आई बात समझ में। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अलग है और टिम्पेनी जो साउंड आती है वो परकशन करते हैं एब्डोमिनल को, उसको बोलते हैं। इसके बाद में ऐसी साउंड जो क्या करें, परकशन ऑफ द लंग्स को जैसे ही अपने टैप करके देखते हैं तो हाइपर रिजोनेंस साउंड आती है। कौन सी, हाइपर रिजोनेंस साउंड आती है। आगे बात समझ में, कौन सी, हाइपर रिजोनेंस साउंड आती है। इसके साथ साथ में रिजोनेंस जो साउंड आती है नॉर्मल लंग्स टिश्यू की, नॉर्मल लंग टिश्यू में जो जैसे ही टेपिंग करके देखेंगे तो क्या आएगी, रिजोनेंस साउंड आती है, रिजोनेंस साउंड आती है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में लीवर के अंदर डल साउंड आएगी। लीवर के अंदर कैसी साउंड आएगी, वो आएगी डल साउंड। और जैसे ओपन ऑर्गन है, सॉरी बोन वगैरह है, ठीक है, हार्ड ऑर्गन है, उनमें आती है फ्लैट साउंड। कैसी आती है, फ्लैट साउंड। ये किससे चेक कर सकते हैं, परकशन से
चेक कर सकते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो अस्कल्टेशन, 4 नंबर अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या करेंगे, लिसनिंग of the body sound through स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से जो भी बॉडी साउंड सुनते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अस्कल्टेशन। जैसे हार्ट साउंड सुनते हैं वो स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, लंग साउंड, इसके साथ साथ में बाउल साउंड, ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं, परकशन के अंदर आते हैं। आगे बात समझ में। एक वर्ड और होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन की बात करें तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट एंड असेस द फ्लेक्सिबिलिटी। मूवमेंट, बॉडी के पार्ट मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, इसके साथ साथ में अगर बात करें तो असेसमेंट ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का असेसमेंट कैसे करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, वो मैनिपुलेशन के थ्रू करते हैं। आगे बात समझ में। तो ये ध्यान में रखना, 5 जो ये आपको टेक्निक बताई थी, कौन कौन सी टेक्निक बताई थी, जिसके अंदर अपने पढ़ रहे थे डायग्नोसिस के बाद में साइन पढ़े थे, सिम्टम पढ़े थे, और टेक्निक की बात करें तो इसके अंदर क्या था, इंस्पेक्शन था पहला, कि इंस्पेक्शन क्या होता है, पाल्पेशन क्या होता है, इसके साथ साथ में अगर आगे बात करें तो परकशन क्या होता है, और इसके बाद में अस्कल्टेशन क्या होता है, और मैनिपुलेशन क्या होता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने क्या है, नॉर्मल असेसमेंट ऑफ द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। जब भी आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हो तो उसका जो क्राइटेरिया रहेगा, जैसे इसकी मूवमेंट जो रहेगी वो कैसी रहेगी, जैसे वे क्या रहेगा, अगर बात करें वे की तो इसका एक ट्रिक है, इसका क्या है, ट्रिक, आई एम पर्पल, ठीक है। आई का मीनिंग होता है इंस्पेक्शन। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो ये क्या रहेगा, वे रहेगा। आई का मीनिंग है इंस्पेक्शन, ए का मीनिंग है अस्कल्टेशन, पर का मीनिंग है परकशन, और पाल्पेशन, पाल का मीनिंग है पाल्पेशन। आगे बात समझ में। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो ये पाल्पेशन है ना, ये बाद में करते हैं। बीच में पहले क्या करते हैं, अस्कल्टेशन करते हैं, फिर परकशन करते हैं, बाद में क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, पाल्पेशन। नॉर्मली जो रहता है, जब भी अपने एग्जामिनेशन करते हैं नॉर्मली किसी भी बॉडी एब्डोमिनल को छोड़ के, तो इसके लिए पहले मैं बता रहा था आपको कि पहले इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है, फिर पाल्पेशन करेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर करते हैं परकशन, और फिर क्या करते हैं, लास्ट में अस्कल्टेशन। क्या करते हैं, अस्कल्टेशन। नॉर्मली अदर बॉडी एब्डोमिनल को छोड़ के अदर बॉडी पार्ट में जब भी वे यूज करते हैं वो किसके लिए, कैसा करते हैं, इंस्पेक्शन पहले करते हैं, फिर पाल्पेशन करते हैं, फिर परकशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, अस्कल्टेशन। लेकिन अगर आपको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है तो पहले इंस्पेक्शन, फिर अस्कल्टेशन, फिर परकशन, और फिर क्या करना पड़ेगा, लास्ट में पाल्पेशन किया जाता है। ये भी एग्जाम में कभी कभार ये वे है, ये पूछ लेता है। आगे अपने न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद में ट्रेसिंग देखो, ट्रेसिंग क्या होता है, अप्लाई द एनी गोज
and dressed cloth on the body part and any wound, वुंड के ऊपर या फिर बॉडी के पार्ट के ऊपर कोई भी गोज वगैरह है, इसके साथ साथ में क्लोथ अपने क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, उसको ड्रेस्ड के रूप में, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ड्रेसिंग। फॉर पर्पज ऑफ प्रिवेंट द इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाने के लिए, एंड प्रिवेंट ब्लीडिंग के लिए, प्रिवेंट करवाने के लिए या फिर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करवाने के लिए क्या करेंगे, अपने अप्लाई कर देते हैं, वो या तो कोई गोज करेंगे या ड्रेस्ड क्लॉथ यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें ड्रेसिंग करते हैं। आगे बात, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ड्रेसिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर अपने सबसे पहले पढ़ने वाले हैं गोज ड्रेसिंग। गोज ड्रेसिंग, गोज ड्रेसिंग। गोज ड्रेसिंग की बात करें तो अप्लाई द गोज ऑन द वुंड, वुंड के ऊपर कोई भी अप्लाई कर देते हैं गोज, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं गोज ड्रेसिंग। आगे बात समझ में। तो इसके अंदर अगर बात करें तो ये मोस्ट कॉमन यूज की जाती है, मोस्ट कॉमन यूज की जाती है। इसको और क्या बोल सकते हो, यूनिवर्सल भी बोल सकते हो आप। अगर यूनिवर्सल की बात करें, आपसे अगर पूछे कि यूनिवर्सल जो ड्रेसिंग कौन सी की जाती है, तो वो कौन सी रहेगी, वो रहती है गोज ड्रेसिंग। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे करते हैं हमने नॉन एंटीसेप्टिक, दूसरी नॉन एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। तो नॉन एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग कौन सी होगी, ओनली अप्लाई द ड्रेसिंग विदाउट एनी मेडिसिन। कोई भी मेडिसिन ना यूज करके, विदाउट एनी मेडिसिन कोई भी ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं, वो कौन सी रहेगी, नॉन एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। आगे बात समझ में। ये एग्जांपल की बात करें तो कहां पे करेंगे, सर्जिकल वुंड के ऊपर। सर्जिकल वुंड के ऊपर हमेशा ही कौन सी करते हैं, जैसे सर्जिकल वुंड अभी ऑपरेशन हुआ है, और ऑपरेशन होने के बाद में जब भी वो जो कटिंग की गई थी बॉडी की, वो उसके बाद में उस पे जो ड्रेसिंग करते हैं वो कौन सी रहेगी, नॉन एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। आगे देखो एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग कौन सी होती है, अप्लाई द ड्रेसिंग विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ में जो भी ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं वो कौन सी रहेगी, वो एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग रहती है। एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर जैसे इन्फेक्टेड वुंड, और इन्फेक्टेड वुंड कौन से होंगे, जैसे बेड सोर हो गया, बेड सोर पे आप क्या कर सकते हो ड्रेसिंग, जैसे बर्न पेशेंट हो गया, ठीक है, ये क्या होते हैं, इन्फेक्टेड वुंड होते हैं, ठीक है, बर्न वुंड, बर्न वुंड हो गए, ये क्या होते हैं, इन्फेक्टेड वुंड होते हैं, और इस पे क्या कर सकते हो, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग कर सकते हो। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो प्रेशर ड्रेसिंग। प्रेशर ड्रेसिंग, अगर प्रेशर ड्रेसिंग की बात करें तो ये कौन सी ड्रेसिंग होती है, अप्लाई द ड्रेसिंग
विद प्रेशर, विद प्रेशर के साथ में जो भी ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं वो कौन सी रहेगी, प्रेशर ड्रेसिंग। कहाँ पे अपने अप्लाई करते हैं, जैसे ब्लीडिंग एरिया पे। ब्लीडिंग एरिया जो होता है जहाँ पे कभी चोट लग जाए या फिर कोई ट्रोमा हो गया है, ब्लड है वो ऊसाइट होने लग गया, मतलब जैसे ही बाहर निकलने लग गया, ठीक है, उसको वहां पे कौन सी ड्रेसिंग करते हैं, वहां पे करते हैं प्रेशर ड्रेसिंग। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो बैंडेज या फिर ड्रेसिंग के साइज, ठीक है, बैंडेज के साइज, जिसमें अपने क्या करते हैं, बैंडेज जो यूज करते हैं ड्रेसिंग के अंदर उसका साइज। तो साइज की बात करें तो फिंगर जो बैंडेज होती है, फिंगर जो बैंडेज होती है, इसका जो साइज की बात करें तो इसका क्या रहेगा, 1 इंच। याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है कि फिंगर के ऊपर जो बैंडेज यूज करते हैं उसका साइज क्या रहेगा, उसका रहेगा 1 इंच। हैंड और आर्म की बात करें, हैंड एंड आर्म की बात करें तो ये रहेगी 2 to 2.5 इंच की। कितनी, 2 to 2.5 इंच की क्या रहेगी, बैंडेज रहती है, जहां पे अपने हैंड और आर्म के ऊपर यूज करते हैं। इसके साथ साथ में लेग के ऊपर जब भी ड्रेसिंग ये बैंडेज यूज करते हैं, इसका रहेगा 3 to 3.5 इंच। 3 to 3.5 इंच क्या रहेगा, लेग के ऊपर रहेगा। ट्रंक के ऊपर, ट्रंक के ऊपर की बात करें तो ये रहता है 4 to 6 इंच, 4 to 6 इंच। यहां से एग्जाम में पूछा गया कि ट्रंक क्या होता है। ट्रंक पता है, चेस्ट को बोलते हैं। चेस्ट के अपर साइड या फिर लोअर साइड में जब भी अपने यूज करते हैं बैंडेज, उसका साइज जो रहेगा वो क्या रहेगा, 4 to 6 इंच रहेगा। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करने वाले हैं ट्रायंगुलर बैंडेज की, कि ट्रायंगुलर बैंडेज कहां पे यूज करते हैं। तो ट्रायंगुलर बैंडेज यूज इन द स्लिंग। स्लिंग के लिए क्या करते हैं, अपने मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। स्लिंग की बात करें तो ये स्लिंग जो यूज किया जाता है ये किसके लिए यूज करते हैं, स्पोर्ट विद एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी को क्या करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। जैसे हैंड के अंदर अगर फ्रैक्चर वगैरह हो जाए और इसके ऊपर जैसे ये प्लास्टर कास्ट लगा हुआ है तो इसको सपोर्ट देने के लिए जैसे ही ये नेक के बार की साइड होके और यहाँ पे लगा देते हैं ना, ऐसे रखते हैं हैंड को, वो जो होता है वो स्लिंग बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर बैंडेज। आगे बात समझ में। इसके बाद में टेल्ड बैंडेज। टेल्ड बैंडेज, टेल्ड जो बैंडेज होती है वो करते हैं अप्लाई ऑन द मोस्टली एब्डोमिनल एरिया। यहाँ पे एब्डोमिनल एरिया पे जो बैंडेज अप्लाई करते हैं वो कौन सी रहेगी, टेल्ड बैंडेज। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो टेल्ड बैंडेज क्या करवाती है, टू प्रिवेंट द एविसरेशन एंड डेइसेंस। इसको प्रिवेंट करवाती है, डेइसेंस को। एविसरेशन और डेइसेंस के बारे में मैं पहले बता चुका हूं आपको, एक बार और बता देता हूं। एविसरेशन और डेइसेंस की बात करें, एब्डोमिनल के ऊपर कोई भी सुतरिंग की जाती है। जैसे है ये क्या है, इसमें यहां पे मोस्टली एब्डोमिनल के ऊपर जैसे सुचरिंग कर दी है, ऐसे करके सुचर लगा दिए हैं। बाई चांस बॉडी एब्डोमिनल का अंदर वाला जो प्रेशर है एब्डोमिनल कैविटी का, वो प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो कटिंग की गई थी, जो इंसिजन लगाया गया था, वो क्या हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाता है। मतलब आई बात समझ में, डिवाइड कैसे, जैसे ये है था,
ये क्या हो गया, ऐसे करके डिवाइड हो गया, और ये जो ये सूत्र की गई थी वो क्या हो गई, ऐसे टूट गई। ठीक है, ऐसे टूट गई है। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं अपने डेइसेंस। आगे बात समझ में, ये मोस्टली एब्डोमिनल के ऊपर ही होता है। और एविसरेशन क्या होता है, एविसरेशन ये अगर जो सूचरिंग की गई थी वो क्या है, रप्चर हो गई है। रप्चर होने के बाद में जो एब्डोमिनल के अंदर जो ऑर्गन था वो क्या आ गया, बाहर की साइड आ गया, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एविसरेशन बोलते हैं। इसको बचाने के लिए एब्डोमिनल पे क्या लगा देते हैं, टेल्ड बैंडेज। इसके साथ साथ में इसको और क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल बाइंडर बोलते हैं, एब्डोमिनल बाइंडर, नाम भी सुना होगा आपने, एब्डोमिनल बाइंडर बांधते हैं एब्डोमिनल के ऊपर। तो वो क्यों बांधते हैं, क्योंकि ऐसा पर्सन जो ओबेज है, और ओबेज में आपको पता है कि एब्डोमिनल के अंदर जो प्रेशर रहता है वो बड़ा रहता है। बाई चांस एब्डोमिनल के ऊपर कोई सर्जरी हुई है और वहां पे क्या है, सुचर कर दिए हैं, और सुचर रप्चर ना हो जाए इसीलिए क्या है, टेल्ड बैंडेज या एब्डोमिनल बाइंडर बांध देते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किससे प्रिवेंट करवाते हैं, मोस्टली किससे प्रिवेंट करवाते हैं, एविसरेशन और डेइसेंस से प्रिवेंट करवाते हैं। अगर ऐसा हो जाता है पेशेंट को तो इस कंडीशन में अपने पोजीशन, मैंने पढ़ाया था आपको, पोजीशन के अंदर कौन सी पोजीशन देते हैं, लो फाउलर पोजीशन देते हैं। याद रखना, कौन सी पोजीशन, लो फाउलर पोजीशन देते हैं। ये मैं आपको पोजीशन के अंदर बता चुका हूं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे अपने बात करेंगे टी बैंडेज के बारे में। टी बैंडेज के बारे में, टी बैंडेज की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, अप्लाई ऑन द पेरिनियल एरिया। पेरिनियल एरिया में जो अप्लाई करते हैं, जैसे टू सपोर्ट द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। जेनिटल और एक्सटर्नल जो जेनिटल ऑर्गन है उसको सपोर्ट करने के लिए अपने जो भी बैंडेज लगाते हैं वो कौन सी रहेगी, वो रहती है कौन सी, टी बैंडेज। आगे बात समझ में, बैंडेज की बात करें, इसके अंदर अपने डबल टी बैंडेज जो यूज करते हैं वो करते हैं मेल के अंदर। याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। इसके साथ साथ में सिंगल टी जो बैंडेज है वो करते हैं अपने फीमेल के अंदर। एग्जाम में पूछ सकता है सिंगल और डबल टी बैंडेज है वो किस में यूज करते हैं, डबल जो वाली है वो मेल में और सिंगल वाली है वो किस में करते हैं, फीमेल के अंदर यूज करते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में आगे देखो कैपलाइन बैंडेज। कैपलाइन जो बैंडेज है ये कैसी बैंडेज होती है, हेड के ऊपर इंजरी हो जाए इसके लिए जो कैप जैसा बना देते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपलाइन बैंडेज। मोस्टली कहां पे यूज करते हैं, यूज ऑन द हेड इंजरी। ठीक है, हेड इंजरी या फिर हेड ट्रोमा हो गया है, हेड के ऊपर यूज करते हैं, वो कौन सी रहेगी, वो रहती है कैपलाइन बैंडेज। और कहां पे यूज करते हैं, यूज ऑन द स्टंप ऑन एम्पुटेटेड पार्ट। एम्पुटेशन क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं आपको। एम्पुटेशन कोई भी एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटी हो चाहे लोअर एक्सट्रीमिटी है, उसको क्या है सर्जिकली कट कर देना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्पुटेशन। अब एम्पुटेशन वाला पार्ट है, यहां से सपोज इसकी ये बॉडी, ये हैंड है, ये कट कर दिया है तो ऐसे पार्ट बन जाएगा ना। यहां पे जो बैंडेज यूज करते हैं वो कौन सी बैंडेज यूज करते हैं, इसके लिए कैपलाइन बैंडेज। हेड के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, अपने कैपलाइन बैंडेज यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं स्पाइरल बैंडेज। स्पाइरल बैंडेज की बात करें तो इसके अंदर मोस्टली कहां पे स्पाइरल बैंडेज यूज करते हैं, तो ये करते हैं अपने आर्म के ऊपर एंड लेग्स के ऊपर। ठीक है,
और इसको क्या बोल सकते हो, आर्म की जगह फोर आर्म ये वर्ड अच्छा रहेगा, ठीक है। फोर आर्म के ऊपर या फिर लेग्स के ऊपर जो करते हैं वो कौन से करते हैं, स्पाइरल। एक होती है रिवर्स स्पाइरल बैंडेज। रिवर्स स्पाइरल की बात करें तो ये भी किस पे कर सकते हैं, फोर आर्म पे, इसके साथ साथ में लेग्स पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी आपको इमेज दिखाएंगे। इसके साथ साथ में एक होती है फिगर ऑफ 8 बैंडेज। कौन सी, फिगर ऑफ 8 बैंडेज। फिगर ऑफ फिगर नहीं, फिगर ऑफ 8 बैंडेज। फिगर ऑफ 8 बैंडेज की बात करें तो इसके अंदर मोस्टली ये क्या होती हैं, ऐसे फिगर ऑफ 8 ऐसे बैंडेज बनती हैं, ठीक है। जैसे ही यूज करते हैं तो ऐसे 8 बना देते हैं और ये भी आपको दिखाते हैं। इसके साथ साथ में अप्लाई कहां पे करते हैं, ये करते हैं मोस्टली जॉइंट के ऊपर। जितने भी बॉडी के अंदर जॉइंट है, जैसे लाइक अपर एक्सट्रीमिटी में है, लोअर एक्सट्रीमिटी में जितने भी जॉइंट होते हैं वहां पे मोस्टली कौन सी करते हैं, एग्जाम में पूछा गया है कि जॉइंट पे करने वाली जो मोस्टली बैंडेज यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं, फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज करते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आपको इसके इमेज दिखाते हैं, इमेज कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, ध्यान से देखना, ये जो बैंडेज है ये है रिवर्स स्पाइरल बैंडेज। थोड़ा सा जूम करके देखना अगर दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर क्वालिटी बढ़ा लेना। तो ये जो बैंडेज होगी ये कौन सी बैंडेज होती है, इसको बोलते हैं अपने रिवर्स स्पाइरल बैंडेज। देखो स्टार्ट क्या पे से किया है, 0 लेवल से। अगर एक ये है ए तो यहां से देखो ऐसे फोल्ड करना स्टार्ट किया है, इसमें बी में वापस फोल्ड करना स्टार्ट किया। अब देखो 2-3 फोल्ड करने के बाद में पहले तो क्या करते हैं, स्पाइरल बैंडेज करते हैं। यहां तक कौन सी बैंडेज है, यहां तक स्पाइरल बैंडेज है, ठीक है। और स्पाइरल बैंडेज करने के बाद में यहां से स्टार्ट किया इसने, यहां से स्टार्ट किया है रिवर्स स्पाइरल। देखो यहां से फोल्ड कर लिया, अब क्या है ऐसे फोल्ड करते 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 यहां तक क्या है, स्पाइरल है। इसके बाद में कौन सी होगी, रिवर्स स्पाइरल बैंडेज हो गई। आगे बात समझ में। इसके बाद में आपको दूसरा इसका इमेज दिखाते हैं। ये देखो, ये लेग के अंदर रिवर्स स्पाइरल बैंडेज यूज की हुई है। देखो कैसे कैसे है रिवर्स स्पाइरल बैंडेज। अभी देखो यहां से इसने यूज किया है, यहां से करना किया है, फिर यहां से क्या करे, फोल्ड कर दिया है, और ऐसे फोल्ड करते करते ये देखो ये आ गया है। ये कौन सी होती है, ये भी कौन सी होती है, रिवर्स स्पाइरल बैंडेज है। अगली बात समझ में। इसके बाद में ये जो बैंडेज है, ये बैंडेज कौन सी है, ये स्पाइरल बैंडेज है। कौन सी है, स्पाइरल बैंडेज। सिंपल सी बैंडेज होती है। स्टार्ट करते हैं एक बार, जो फोल्ड करते हैं वो उसको 2 बार सेम लेवल पे करते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे, आगे थोड़ा थोड़ा इसके अंदर 1/3 पार्ट है, अब क्या करेंगे उसको कवर करते जाएंगे, ठीक है। कितना पार्ट, ये जो पार्ट है इसका 1/3 ही बार छोड़ते हैं, 2/3 क्या कर लेते हैं अंदर ही, मतलब ऊपर से क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे और दिखा देते हैं आपको। ये देखो ये भी कौन सी है, ये स्पाइरल बैंडेज है। पूरी होने के बाद में स्पाइरल बैंडेज, यहाँ पे देखो नोक लगा दी है, यहाँ पे क्या है, नोक लगा दी है। ये कौन सी है, स्पाइरल बैंडेज होती है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बता रहा था एक तो रिवर्स स्पाइरल के बारे में। ये देखो ये फिगर ऑफ 8 बैंडेज है। कौन सी, फिगर ऑफ 8 बैंडेज है, जिसके कौन से एल्बो जॉइंट पे यूज की हुई है। कौन सा, ये क्या है, एल्बो जॉइंट है, वहां पे यूज की हुई है कौन सी, फिगर ऑफ 8 बैंडेज। ये देखो फिगर ऑफ 8 बैंडेज है,
वो एल्बो जॉइंट पे कैसे यूज करते हैं। आगे बात समझ में। तो ये जो बैंडेज है ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको कि कौन सी होती है और कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ थेराप्यूटिक बाथ। टाइप ऑफ थेराप्यूटिक बाथ। थेराप्यूटिक बाथ वो होता है जो हॉस्पिटल के अंदर या फिर पेशेंट है खुद मतलब यूज ना कर पाए, जैसे बात खुद अनेबल हो खुद करने में, और हॉस्पिटल में जो बात करवाया जाता है पेशेंट को, है ना, वो कौन सा रहेगा, थेराप्यूटिक बाथ रहता है। तो टाइप के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले देखो स्टिज बाथ, स्टिज बाथ। स्टिज जो बाथ होता है इसका दूसरा नाम होता है टब बाथ। क्या बोलते हैं, टब बाथ, इसको इसका क्या है दूसरा नाम है, ठीक है। तो स्टिज बाथ या टब बाथ की बात करें तो ये क्यों देते हैं पेशेंट को, तो टू डिक्रीज द पेन एंड इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए या पेन को कम करने के लिए कहां पे फॉर पेरिनियल एरिया। पेरिनियल एरिया के अंदर या फिर थाई वगैरह है वहां पे क्या हो रखा है, पेन हो रखा है पेशेंट को या फिर इन्फ्लामेशन हो रखा है, इसके लिए कौन सा देते हैं, स्टिज बाथ देते हैं। वाटर की बात करें तो इसके अंदर वाटर कहां तक रहेगा, टब जो होता है उसके अंदर वाटर रहेगा इसमें कहां तक, अम्बलाइकस तक। एग्जाम में पूछा जाता है कि कहां तक वाटर रहेगा, उसका लेवल कहां तक रहेगा, एम्बलाइकस तक रहेगा। पेशेंट को पूरा अंदर है क्या बिठा देते हैं। और वाटर का जो टेम्परेचर रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर का जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 110 डिग्री फारेनहाइट टू 115 डिग्री फारेनहाइट। मतलब 110 फारेनहाइट डिग्री से लेके 115 डिग्री फारेनहाइट तक रहेगा, वो किसका होता है, स्टिज बाथ जो वाटर यूज करते हैं उसका टेम्परेचर रहता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में हॉट वाटर बाथ। हॉट वाटर जो बाथ होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, हॉट वाटर बाथ तो टू रिलीव द मसल स्पाज्म एंड मसल्स टेंशन। मसल स्पाज्म को और मसल टेंशन को कम करने के लिए जो बात करवाते हैं वो कौन सा रहेगा, हॉट वाटर बाथ। इसके अंदर जो वाटर का टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 100 टू 105 डिग्री फारेनहाइट। कितना डिग्री फारेनहाइट, 100 टू 105 डिग्री फारेनहाइट किसका रहेगा, हॉट वाटर बाथ का रहेगा। इसके बाद में वार्म वाटर बाथ, ये यूज कहां पे करते हैं, तो टू रिलैक्सेशन ऑफ पेशेंट क्या हो गया है, बिल्कुल इरिटेशन होना स्टार्ट हो गया है, उसको रिलैक्स दिलवाना है, तो कौन सा बाथ करवाते हैं, वार्म वाटर बाथ करवाते हैं। और इसके अंदर अपने क्या करेंगे, जो वाटर का टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा, वाटर टेम्परेचर वो रहेगा 99 डिग्री फारेनहाइट टू 100 डिग्री फारेनहाइट। 99 डिग्री फारेनहाइट टू 100 डिग्री फारेनहाइट किसका रहेगा, वार्म वाटर बाथ का रहेगा। आगे बात समझ में। एक होता है कूल वाटर बाथ की बात करें तो इसके अंदर क्या करेंगे, टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इसके लिए क्या करवाते हैं, कूल वाटर बाथ करवाते हैं बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए। और इसके अंदर कूल वाटर बाथ की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, जो वाटर का टेम्परेचर रहेगा वो 65 डिग्री फारेनहाइट टू 80 डिग्री फारेनहाइट।
बॉडी का टेम्परेचर वाटर का टेम्परेचर जो रहेगा कूल के अंदर वो फारेनहाइट के अंदर रहेगा 65 डिग्री फारेनहाइट टू 80 डिग्री फारेनहाइट रहेगा। आगे बात समझ में। तो ये मोस्टली क्या होता है, बाथ होते हैं। आगे बात समझ में। तो आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।